एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ लेने के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लास नंबर 8 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन। पूर्व का महाकुंभ ये किसे कहा जाता है? अम्बुबाची मेले को कहा जाता है जो कामाख्या माता मंदिर में लगता है। ट्रेन टू पाकिस्तान ये पुस्तक है खुशवंत सिंह की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये 2019 में गोरखपुर से शुरू हुई थी। संसद सचिवालय को लेकर ये है अनुच्छेद 98 में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पर हुई थी। दूसरा हुआ था 1780 से 84 मंगलौर की संधि और इसी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है तो ये कब सेलिब्रेट की जाती है? 14 या 15 जनवरी को। और वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पूर्वी बिहार, यूपी और झारखंड में इसको खिचड़ी उत्सव या तिल क्रांति संक्रांति के नाम से जानते हैं। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण कहते हैं और गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित किया जाता है। हरियाणा और पंजाब में इसे माघी फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। केरल में मकर विलक्कू, असम में माघ या भोगाली बिहू के नाम से इसको जानते हैं। कर्नाटक में एल्लू विरोधु और तमिलनाडु में पोंगल जो 4 दिन का फेस्टिवल है। और 4 दिन कौन कौन सा? पहला दिन होता है भोंगी पोंगल जिसमें इंद्र भगवान की पूजा होती है। दूसरे दिन होता है सूर्य पोंगल, सूर्य भगवान की पूजा। तीसरे दिन होता है मट्टू पोंगल, बैल की पूजा होती है। और चौथे दिन होता है, चौथा और अंतिम दिन कन्नुम पोंगल जिसमें कन्या की पूजा होती है। दुल्हन के द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक ये कहाँ की है? तो ये है मणिपुर की और मणिपुर में ही इनाफी और फानेक ड्रेस भी मिलती हैं। अब हम देख लेते कुछ इम्पोर्टेंट पोशाक। ओडिशा की पोशाक या ड्रेस का नाम है संबलपुरी। केरल की है कसाबू साड़ी। असम की है मेखला चादर। जम्मू कश्मीर के फेरन। मेघालय के जिम फांग। मध्य प्रदेश के लीगा ड्रेस। कर्नाटक के इलकल साड़ी। गुजरात के करोनो पोशाक। गुजरात की एक और पटोला साड़ी और गोवा की नववारी साड़ी जो 9 गज लंबी होती है। छत्तीसगढ़ के कुचौरा साड़ी और बिहार के मिर्जई धोती। थर्ड क्वेश्चन है, पुलित्जर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में और इसको प्रदान किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा और जोसेफ पुलित्जर के नाम पर ये शुरू हुआ था। और ये अवार्ड पुलित्जर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय ये बने थे गोविंद बिहारी लाल। 1937 में इनको ये अवार्ड मिला था। फोर्थ क्वेश्चन है, यूनेस्को में शामिल 3 रेल मार्ग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो वेस्ट बंगाल का है, 1999 में इसको शामिल किया गया। दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु का, 2005 में शामिल किया गया। और तीसरा है कालका शिमला रेलवे जो हिमाचल प्रदेश का है और 2008 में इसको शामिल किया गया था। तो कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। यूनेस्को में शामिल पहाड़ी दुर्ग 2013 में 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। सबसे पहला कुंभलगढ़ का किला जिसकी सबसे लंबी दीवार है चाइना के बाद, दूसरी सबसे लंबी दीवार है 36 किलोमीटर। आमेर का किला, गागरोन का किला, चित्तौड़ का किला, जैसलमेर का किला और रणथंभौर का किला। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 2004 में और ये महाराष्ट्र में है। वास्तुकार थे इसके FW स्टीवंस। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन तो इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में। और UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। और वियना ऑस्ट्रिया में ही UNIDO यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ये भी है वियना ऑस्ट्रिया में। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में।
विश्व एनिमेशन दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को। 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। 10 अगस्त को शेर दिवस। 29 जुलाई को टाइगर डे। 30 जून को इंटरनेशनल साइकिल डे और 8 जून को इंटरनेशनल ओशन या अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे विश्व रक्तदाता दिवस। 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण एवं शुष्क रोकथाम दिवस। 28 मई को इंटरनेशनल हंगर डे और 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे और 18 सितंबर को इंटरनेशनल बैम्बू डे अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस मनाया जाता है। और बांस नृत्य यह तो मिजोरम में, और मिजोरम में इसको चिरऊ डांस या चापचारकूट के फेस्टिवल के नाम से इसको जानते हैं, चापचारकूट, और जिसमें बैम्बू डांस होता है। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की। और रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, टाइगर इन द टनल, रोड्स टू मसूरी। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। राम खेलिया फोक डांस जिसके पीछे भी ईया लगा हो तो उसका संबंध हो जाएगा बिहार से, जैसे झिझिया, धोबिया, कठफोड़वा, जाट जाटिन और कमला। तो ये सभी हैं बिहार से संबंधित है। हरियाणा के डांस है धमाल, स्वांग या सांग। केरल में होता है कोलकली और पुलिकली, और मध्य प्रदेश में होता है जवारा, मटका और फूलपत्ती डांस। राखल लीला ये होता है असम में। नूपा डांस मणिपुर में। गंभीरा डांस वेस्ट बंगाल में। डगला डांस छत्तीसगढ़ में। और बारडो छम डांस अरुणाचल प्रदेश में होता है। और यहीं पर लाइन एंड पिकॉक डांस और मुखौटा डांस भी होता है। अब है हमारा इंडियन पॉलिटिकल क्वेश्चन, किसके प्रति CAG नियंत्रक के महालेखा परीक्षक जिम्मेदार है? तो ये है संसद के प्रति। अनुच्छेद 148 में इसके पद का उल्लेख मिलता है। 149 में CAG की शक्ति और कार्यों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 151 में ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप सकता है। और रिपोर्ट, शपथ और त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को ही प्रदान करेगा या राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। CAG को PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति की बहन या मित्र भी कहा जाता है। 1858 के अधिनियम के तहत यानी कि कैनिंग के समय CAG का उल्लेख हुआ था और पहला CAG एडमंड ड्रमंड को 1858 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला CAG ये बनाया गया था नरहरि राव 1950 से 54 तक। और वर्तमान CAG हैं के संजय मूर्ति। और इसके लिए आयु होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले, और वेतन संचित निधि से दिया जाता है। और CAG को भारत सरकार में आय और व्यय का प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी लेखा जोखा होता है उसकी सारी जानकारी CAG एकत्रित करता है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अनुच्छेद 168 इसमें विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। 169 में विधान परिषद जो अपर हाउस होता है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा जो लोअर हाउस होता है जिसकी अधिकतम संख्या होती है 500। और उसी प्रकार 79 में है संसद, फिर है अपर हाउस। 80 में अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, और इसको भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो विधान परिषद है इसको भंग किया जा सकता है राज्यों की सलाह पर। अनुच्छेद 81 लोकसभा या लोअर हाउस का वर्णन मिलता है। और सबसे कम सीट होती हैं, मैक्सिमम सीट 500 हो सकती है और मिनिमम सीट हो सकती है 60। और स्टेट में केंद्रीय संसद के द्वारा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अपवाद क्या क्या हैं जिसमें मिनिमम सीट 60 होनी चाहिए लेकिन 60 से भी कम है, जैसे गोवा में 40 सीटें हैं विधानसभा की, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, पुडुचेरी में 30। अगर पूछा जाए सबसे कम विधानसभा सीट किस राज्य में है तो राज्य हो जाएगा सिक्किम जहां पर 32। अगर पूछा जाए भारत में सबसे कम विधानसभा सीट कहां पर है तो ये हो जाएगा UT पुडुचेरी में। और सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में है 403 सीट, लेकिन सबसे ज़्यादा हो सकती है 500, लेकिन और कम से कम हो सकती है 60 सीट। विधान परिषद कितने राज्यों में है? वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कर्नाटक में 75 विधानसभा सीट, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। और कर्नाटक में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40, आंध्र प्रदेश में 58, बिहार में 75 और उत्तर प्रदेश में 100 सबसे ज़्यादा। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें सिर्फ विधानसभा है, यानी कि जिनमें विधान परिषद है उनको छोड़कर जिनमें सिर्फ विधानसभा है?
तो हमने देखा था भारत में टोटल है 28 राज्य और 28 में से 6 राज्यों में है विधान परिषद। तो ऐसे कितने राज्य हो जाएंगे? तो ऐसे हो जाएंगे 22 राज्य जहाँ पर केवल विधानसभा है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर दे सकते थे। MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव कैसे होता है? इसका 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा नियुक्त होते हैं, 1/3 सदस्य लोकल बॉडीज जैसे जल बोर्ड इत्यादि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों से अनुभव, जिनको शिक्षक बने हुए 3 वर्ष या इससे ज़्यादा हो गए हैं तो उनके अनुभवों के द्वारा चुना जाता है। 1/12 सदस्य स्नातक छात्रों से, जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो चुका है, यानी कि स्नातक उन्होंने, अगर 2025 चल रही है, अगर स्नातक उन्होंने 2022 में कंप्लीट कर ली है तो भी वे भी विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि राज्यपाल का एक पद होगा और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। 159 में राज्यपाल की शपथ, 161 में अक्षमा दान, कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख है 213 अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का है अनुच्छेद 123 में। और ये अध्यादेश 6 महीने और 6 सप्ताह तक रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी विधानसभा या संसद में सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, उन सत्रों में अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। तो 6 महीने तो ये रहे और 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो अध्यादेश, सत्र नहीं चल रहा था, अध्यादेश जारी किया गया तब, तो अगर संसद या विधानसभा चाहे कि वो परमानेंट कानून रहना चाहिए तो संसद या विधानसभा को 6 सप्ताह तक का टाइम होता है कि वो कानून बना सकती है। तो 6 माह और 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी रहता है। तब तक ये अस्थायी कानून होता है। अगर संसद इसको पारित कर देती है तो ये स्थायी कानून बन जाता है। एक स्टेट का एक ही राज्यपाल होता है, लेकिन एक से अधिक स्टेट का एक राज्यपाल भी हो सकता है। इसका वर्णन मिलता है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। अब है हिस्ट्री का क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को हुई थी और प्लासी वेस्ट बंगाल में स्थित है, नादिया जिला भागीरथी नदी के किनारे। और ये हुई थी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व किया था क्लाइव ने, और जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया था और वो क्लाइव के साथ मिल गया था, इसलिए उसको कहते हैं क्लाइव का गीदड़। और मीरन ने सिराज की हत्या की थी। एक पुत्र था, पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। अंग्रेजी शासन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है और होल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेंट्रिस ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? तो इन्होंने विकसित की थी महलवाड़ी प्रणाली, जो 1822 में शुरू हुई थी। और इसमें ग्राम प्रधान भुगतान करता था, यानी कि संपूर्ण गांव के प्रधान को टैक्स देता था और ग्राम प्रधान भुगतान स्वयं करता था। जमींदारी प्रणाली, इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। मार्च 1793 में कॉर्नवालिस के समय शुरू हुआ था। इसमें 90% हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और 10% हिस्सा जमींदार के पास होता था। रैयतवाड़ी प्रणाली, ये 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। भारत की पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? बंगाल में रेसरा श्रीरामपुर में शुरू हुई थी। जॉर्ज ओकलैंड, जो स्कॉटलैंड का व्यापारी था, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। भारत की पहली कपास मिल फोर्ट क्लस्टर कोलकाता में 1818 में शुरू हुई थी। पहली कपड़ा मिल 1854 मुंबई में शुरू हुई। और पहला अखबारी कागज मिल ये नेपानगर मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ था, अक्टूबर 1764। बिहार में गंगा नदी के किनारे पर यह स्थित है और अंग्रेजी राज को वास्तविक स्थापना इसी युद्ध से हुई थी, क्योंकि हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लड़े थे और इसके खिलाफ थे मुगल शासक आलम शाह सेकंड। अवध का नवाब था सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब था मीर कासिम। तो ये तीनों एक साथ थे और हेक्टर मुनरो एक साइड में थे और हेक्टर मुनरो ने इन सभी को हरा दिया। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ष हुई इलाहाबाद की संधियाँ। एक इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 को और एक हुई 16 अगस्त 1765 को।
और ये संधियाँ करने के लिए आया था क्लाइव, लेकिन युद्ध लड़ा था बक्सर का मुनरो के द्वारा, थॉमस हेक्टर मुनरो, लेकिन संधियाँ की थी क्लाइव ने। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ये होती है आग्नेय चट्टानें जो बेसाल्ट और डायरेट होती हैं, तो ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर होता है। कायांतरित चट्टानें जैसे स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट और होती है सिस्ट, तो ये सभी होती है कायांतरित शैल। डोलड्रम क्षेत्र किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं, तो उसे कहते हैं डोलड्रम क्षेत्र। जैसे ये हमारा ग्लोब है, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई और इसके बीच में एक रेखा है और ये काल्पनिक रेखा है जिसे कहते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर। इससे नीचे 23.5 डिग्री पर है मकर रेखा और 66.5 डिग्री पर है अंटार्कटिक रेखा, और ऊपर है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और यहाँ पर है आर्कटिक रेखा। और जो भी भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द वाला क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है, तो वहाँ पर दाब कम दाब वाला क्षेत्र होता है और चलने वाली हवाएं शांत होती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को डोलड्रम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, इसकी मोटाई कितनी होती है भूमध्य रेखा पर? तो सर्वाधिक मोटाई इसकी भूमध्य रेखा पर होती है और सबसे कम मोटाई ये ध्रुवों पर होती है। क्षोभ मंडल होता है 12 किलोमीटर तक और इसमें आंधी तूफान और मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक होता है और एरोप्लेन इसमें ही उड़ते हैं। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, ताप मंडल 80 से 400 किलोमीटर और बहिर्मंडल ये होता है एक्सोस्फीयर, ये होता है 400 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह है बैरन द्वीप, साउथ एशिया का भी यही है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नारकोंडम द्वीप ये भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी यह है मोनालोवा ज्वालामुखी अमेरिका में, और सबसे ऊंचा वोल्केनो यह है ओजस डेल सेलेडो ज्वालामुखी। एसबीआई का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है? तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जो इसका लोगो है वो कांकरिया झील जो अहमदाबाद में है, तो उससे प्रेरित है। इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक यही है और इसका हेड है श्रीनिवासुलु शेट्टी जो 27वें अध्यक्ष बने हुए हैं। 1806 में एक बैंक था बैंक ऑफ कोलकाता, 1840 में बना था एक बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बना था बैंक ऑफ मद्रास, और 1809 में बैंक ऑफ कोलकाता बैंक ऑफ बंगाल बन गया था, और फिर 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास इन तीनों को मिलाकर 27 जनवरी 1921 को एक बैंक बना दिया गया जिसे कहा गया इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में एसबीआई बना दिया गया था, और 30 अप्रैल 1955 का अधिनियम लागू हो गया था। तो इस अधिनियम के तहत एसबीआई की स्थापना हुई, और एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई के पहले अध्यक्ष ये बनाए गए थे जॉन मथाई जो पहले वित्त मंत्री थे, और गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना की गई थी। CRR कैश रिजर्व रेशो आरक्षित नकदी निधि, इसको तय कौन करता है? तो इसको आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। एनईएफटी और आरटीजीएस मुद्रा अंतरण या मनी ट्रांसफर के साधन हैं, और एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें मिनिमम 1 रुपया और मैक्सिमम नो लिमिट है, कितने भी रुपए हम भेज सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 रुपया भेजना जरूरी होगा। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट 2 लाख कम से कम, और अधिकतम की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, कम से कम 1 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये यहाँ पर भेज सकते हैं। और IMPS NPCI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2008 में, अधिनियम है 2013 का, और NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसकी फुल फॉर्म है। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये बैंकिंग में यूज़ होता है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो UPI के माध्यम से ही करते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, और MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज का प्रश्न जिसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में GDPFC
इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।